हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी इसका गैस किया हुआ पहला है, दूसरा गैस आएगा, तीसरा गैस, 4 गैस आप लोग के लिए, 4 मॉडल सेट मतलब गैस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा सब्जेक्टिव का। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को मदद मिले। तो आज शुरू करते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का टॉप वीवीआई प्रश्न सब्जेक्टिव का। पहला प्रश्न है, अच्छा इसमें खंड ब में जो रहेगा, खंड अ में तो रहेगा जो ए ग्रुप रहेगा उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद खंड ब में जो रहेगा वो 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग का आंसर 6 क्वेश्चन का ही देना है। दो दो नंबर का रहेगा, 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। जिसमें कि 8 का, अभी इसमें तो 8 का बताएंगे लेकिन 8 को नहीं लिखना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आपको अच्छा लगे, जो मतलब आसान लगे लिखने में, वो 6 का छांट के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि महाभारत सबसे पहले महत्वपूर्ण है ना, महाभारत का जो सबसे पहले महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा था, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश जो था वो कौन सा था। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक जो था अंश भगवत गीता है, जो कि कुरुक्षेत्र और युद्ध क्षेत्र के श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। क्या है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक जो अंश है वो भगवत गीता है, जो कि किसके द्वारा, कुरुक्षेत्र में, है ना, युद्ध क्षेत्र के समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण जो है किनको देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उन दो नगर का नाम लिखिए जिनका जो इब्न बतूता ने दौरा किया और वहां के विश्वासवादी, है ना, विश्ववादी संस्कृति पाई। भारत के दो उन नगर का नाम लिखना है जिनका क्या हुआ, इब्न बतूता के दौरा किया गया, उस समय वहां का विश्ववादी संस्कृति पाई गई। तो कौन कौन हो जाएगा, दिल्ली और दौलताबाद, है ना, दौलताबाद। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि पहाड़ियां, है ना, पहाड़ियां लोग कौन थे, पहाड़ी लोग कौन था। तो औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग को पहाड़ियां क्षेत्र कहा जाता है। क्या, औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास में जो लोग रहते थे उन लोगों को क्या कहा जाता है, पहाड़ियां कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बंबई में नवगाथिक शैली के किन्हीं दो इमारत का नाम बताइए। तो बंबई विश्वविद्यालय और विक्टोरिया टर्मिनल, ये दो है। अगला क्वेश्चन है, उलूक एवं दावा में, है ना, उलूक एवं दावा में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो उलूक अश्व डाक व्यवस्था को कहा जाता था, जबकि दावा जो था वो पैदल व्यवस्था को बोला जाता है। उलूक जो है घोड़ा के द्वारा डाक व्यवस्था को कहा जाता है, और दावा जो है वो पैदल डाक व्यवस्था को कहा जाता है। उलूक जो है वो प्रति चार चार जो है ना, प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती थी, जबकि दावा प्रति मील में 3 अश्वस्थान होते थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में इस्तमारी, है ना, मारारी बंदोबस्त व्यवस्था कब व किसने लागू की थी, है ना। बंगाल में इस्तमारी जो है बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसके द्वारा लागू किया गया था। तो बंगाल में जो इस्तमारी बंदोबस्त जो है वो व्यवस्था 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। तो अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम जो था जाप्ती था, को प्रारंभ किया। इस प्रणाली में भूमि की पेनाइश और खेतों जो है ना, पेनाइश और खेतों का मूल्य वास्तविक पैदावार और आंकने के आधार पर कर की दरों की जो है निर्धारित किया जाता था। और यह प्रणाली बिहार के लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध और मालवा एवं गुजरात में क्या था, प्रचलित था। 8वां क्वेश्चन है, मुगल काल में निर्मित चर, है ना, चर स्थापत्य कलाकृतियां के नाम लिखने बोला है ना। तो मुगल काल में जो भी चर स्थापत्य बना था उसका नाम क्या क्या है। तो मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम जो है वो इस प्रकार हैं। पहला क्या है, आगरा का ताजमहल। दूसरा लाल किला, जामा मस्जिद और दीवाने खास, मोती महल और हीरा महल। तो ये तो आप लोग के 2 नंबर का क्वेश्चन था। 8 था जिसमें कि 6 का आंसर देना है। अबर जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा लेकिन 6 का ही आंसर देना है 3 नंबर वाला।
तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। तो क्या आंसर हड़प्पा, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। वहां जो था कि पहला विशेषता क्या था? सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने बोला है, मतलब वहां की विशेषता लक्षण के बारे में लिखने बोला है। तो पहला जो लक्षण है वो मातृदेवी की पूजा होती थी। दूसरा पशुपति जो है पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल जो है, बैल को भी पूजा किया जाता था। पीपल के वृक्ष का भी पूजा किया जाता था। नाग पूजा भी होता था। स्वास्तिक मतलब सूर्य का पूजा होता था। अग्नि का पूजा होता था, है ना। ये सब संकेत वहां मिला है। एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, दिखाई देता है, और यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभवतः ये हड़प्पा वासी धरती को जो है धरती माता की भी पूजा करते थे, उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता में जो था वो धार्मिक जीवन का काफी हद तक आज भी हिंदू धर्म का ही समान था। यद्यपि सभ्यता कहीं भी मंदिर नहीं मिला है ना, मंदिर का मतलब प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन अवशेष बहुत सारा चीज मिला है। अगला क्वेश्चन है कि एकलव्य कौन था, है ना। एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजातीय से संबंधित युवक था। महाभारत में उसका नाम जो है द्रोणाचार्य से उनके संबंधों के कारण प्रसिद्ध हुआ है ना। द्रोणाचार्य के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ है? क्योंकि मतलब उन्होंने अंगूठा मांग लिया था तो प्राप्त कर सका, है ना। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को क्रूरशाही, है ना, परिवार के प्रति समर्पित बताकर उन्हें धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था और वह उसकी मृद प्रतिभा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा था। उसने एक दिन पांडव के जो कुत्ते को भौंकने के बंद कर मतलब पांडव जो था, है ना, एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने के बंद करने, है ना, करने के लिए ठीक उसके मुंह पर उस जगह पर तीर मारा जहां वह श्वान बोल रहा था। उसने मुंह पर लगे बाणों को देखकर क्या किया, अर्जुन को आश्चर्य हो गया और वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गया। एकलव्य ने स्वयं को एकलव्य ने जो क्या किया, स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने सहर्ष दाहिने हाथ का जो अंगूठा था वो काट कर दे दिया। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य जो है इतना अधिक गुरु भक्ति हो चुका था कि वह अपना धनुष बाण की प्राप्ति कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा भी जो क्या कर सकता है, त्याग कर देगा। जो भी इस घटना के बाद एकलव्य उतनी ही कुशलता से बाण नहीं चला सकता था जितना कि वह पहले छोड़ता था। एक अंगूठा कट गया और बाण जब भी चलता है तो अंगूठा की मदद से ही बाण चलता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय कौन-कौन सी थी, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 4 जो है सफल विजय मतलब सफल जीत। तो पंजाब विजय पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जीत लिया था। उसी तरह मगध विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, है ना, मतलब चाणक्य की सहायता से मगध को अंतिम राजा जो था घनानंद की हत्या करके मगध को जीत लिया था। फिर बंगाल विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। और उसी प्रकार चौथा जो है दक्षिण भारत पर विजय, जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक तक उसके अपने विजय का पताका फहराई थी। तो ये 4 जो था वो चंद्रगुप्त के द्वारा सफल विजय है। अगला क्वेश्चन है महावीर के उपदेश का वर्णन करें। महावीर का क्या क्या उपदेश है? तो महावीर का उपदेश है निम्नलिखित है। पहला क्या है? सत्य सत्य बोलना, झूठ न बोलना। दूसरा अहिंसा और हिंसा न करना। अस्तेय चोरी न करना। अपरिग्रह संपत्ति का संग्रह न करना। ब्रह्मचारी इंद्रियों का वश में करना। महावीर जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे परंतु आत्मा कर्म फल तथा पुनः जन्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि खान एक खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो खान एक खाना शाब्दिक अर्थ है खानों, मतलब उपाधि खान मलिक आदि में सबसे महान। यह एक उपाधि थी जो कि अकबर ने बैरम को दी थी और बैरम खां अकबर का संरक्षक एवं गुरु भी था। सन 1556 से 1560 तक बैरम खां ने अकबर को अपने दिशा निर्देश द्वारा राजकार्य चलवाया। सिंहासन रोहन के समय भी अकबर की आयु केवल 13 वर्ष एवं 4 माह ही थी। अतः मुगल साम्राज्य के जो स्थिरीकरण में बैरम खां का एक बड़ा हाथ था। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी?
इसमें जो है इसके क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान भूमि का मालिक था, यदि वह भूमि राजस्व का भुगतान करता रहे, तो इस व्यवस्था को समर्थकों को कहना है कि यही वह व्यवस्था है जो भारत में पहले थी। बाद में यह व्यवस्था जो था मद्रास और बम्बई और प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। इस व्यवस्था में 20 से 30 वर्ष बाद संशोधन कर दिया जाता था तथा राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। रेतवाड़ी व्यवस्था जो था वो निम्नलिखित त्रुटियां था, इसमें गलतियां था रेतवाड़ी व्यवस्था में। क्या क्या था इसमें, तो वो देखते हैं। पहला जो था भू राजस्व का 45 से 55% था, जो कि बहुत अधिक था, मतलब जो टैक्स देना पड़ता था। भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास रखा था, और सूखे अथवा बाढ़ की स्थिति में पूरे राजस्व को देना पड़ता था, कुछ छूट नहीं मिलता था। इससे भूमि पर किसान का प्रभुत्व जो था वो कमजोर पड़ गया था। अब इससे क्या प्रभाव हुआ, तो पहला प्रभाव ये हुआ कि इसमें समाज में असंतोष और आर्थिक विषमता का वातावरण छा गया। और दूसरा जो है वो जो सरकारी कर्मचारियों किसानों पर अत्याचार करते रहे, तथा किसान का शोषण पहले जैसा ही होता रहा। अगला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में जो है गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। तो यद्यपि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। जनवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया था। दूसरा जो था, कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और तीसरा जो है वो परिणाम ये निकला कि 1 लाख से अधिक सत्याग्रहियों को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और चौथा ये इसका परिणाम निकला कि हजारों प्रदर्शनकारियों की भूमि जो है, मकान तथा संपत्ति सरकार ने जब्त कर लिया। 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करना है ना। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, क्यों ये आया, काहे ये किया गया ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अंग्रेजी सरकार द्वारा कुचल दिया गया या असफल हो गया, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को जो था अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुचल दिया गया और यह असफल हो गया, परंतु इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। इस आंदोलन की 2 महान उपलब्धियां थी। पहला, इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने का संकल्प को प्रभावशाली कर दिया और सुनिश्चित ढंग से व्यक्तिगत कर दिया, है ना। उसके जीवंत तरीके से गौरव को बता दिया गया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा पार पहुंच चुकी है जहां पर जो जनता अपनी स्वतंत्रता और अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने के और बलिदान करने के लिए भी तैयार है ना। 1942 के बाद ब्रितानी शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से आ गई कि भारत के उनके साम्राज्यवादी शासन के सिर्फ गिने चुने दिन ही रह गए थे। 1942 का आंदोलन एक अर्थ में भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समाप्ति का परिचायक भी है। 1942 की क्रांति भारत की राजनीतिक को एक नई दिशा प्रदान कर देती है। ये तो रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। अबर जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन जो है ना, 5-5 नंबर के हैं। 4 का आंसर आपको देना है। किस नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है लंबा देना है। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों पतन हुआ, है ना। इसका पतन होने के कारण या समाप्त होने के कारण क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, उसका प्रश्न पर विद्वानों ने विभिन्न मत दिया। किसी को पता नहीं है कि क्या मतलब, कैसे ये पतन हुआ है। बस खाली इसमें क्या है कि मतलब अनुमान लगाया होगा कि इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन हुआ होगा। पूरा आंसर नहीं देखेंगे हम लोग, खाली थोड़ा सा आंसर देखेंगे, उसी से आप लोग जो है पढ़े होंगे तो कुछ याद होगा, तो उसके बारे में लिखना है। और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो एक आप लोग के लिए वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे कि मतलब एग्जाम कैसे लिखना है। जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी किस तरह से अच्छा नंबर ले आ पाएगा, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रश्न पर विद्वान ने विभिन्न मत दिए हैं। प्राकृतिक कारण जैसे कि बाढ़ आया होगा उसके चलते, या फिर तो पतन हो गया होगा। सूखा, आग लग गया होगा, नदी के प्रवाह में बदलाव आ गया होगा, सूखना, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, भूमि में नमी तथा शुष्कता का बढ़ना, जंगलों का काटना, मलेरिया, प्लेग बीमारी जैसे अनेक मृत्यु आदि के पतन का उत्तरदायी माने गए हैं। मतलब अलग अलग, किसी को तो एग्जैक्ट पता नहीं कि इस वजह से जो पतन हुआ है, बस खाली माने हैं कि मतलब हाँ इस वजह से पतन हुआ होगा, मतलब कुछ बीमारी आया होगा, अकाल हुआ होगा, या फिर तो और कुछ कुछ। इनमें से कुछ कारण अस्थायी भी थे, परंतु समस्त सभ्यता विनाश इनमें नहीं हुआ था। अनेक स्थानों से कंकालों का भी प्राप्त हुआ है ना। अवशेष दुर्ग या फिर तो किलों के अवशेष से कुछ विद्वान ने यह भी माना है कि विदेशी विशेषकर आर्यों का आक्रमण से ये सभ्यता जो है वो अंत हुआ था।
आगे है आधुनिक विद्वान जो मानते हैं वो आर्थिक कारण को पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। इसके अनुसार 1900 ईस्वी 1900 ईस्वी पूर्व है ना, भारत जो है 1900 ईस्वी पूर्व बाद जो था हड़प्पा राज का अंत हुआ होगा। इस समय हड़प्पा प्रशासन कमजोर हो गया होगा, कृषि उत्पादन, विभिन्न शिल्प उद्योग व्यापार घटने लगे होंगे, कई उद्योग बंद हो गए होंगे। इसका प्रभाव अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार पर भी हुआ होगा, कच्चे माल की कमी हुआ होगा। मतलब ये सारा चीज मतलब मानते हैं कि मतलब इस वजह से जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हुआ होगा। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर में रहने वाले सामान्य लोगों के जीवन का वर्णन करना। विजयनगर में जो लोग रहते थे उस किस तरह का मतलब सामान्य जीवन के बारे में बताना है कि क्या उस सबके जीवन किस तरह का था। तो अन्य राज्यों की तरह विजयनगर के लोग भी कई वर्ण जाति में बटे हुए थे। ब्राह्मण जो था सर्वोच्च था, है ना। उसके बाद क्षत्रिय का स्थान था, जबकि वर्ण के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी है ना अंतिम स्थान जो है वो साधारण लोगों का था। उनकी संख्या अधिक थी, सबसे अधिक थी। इन वर्ग का मुख्यतः जो है व्यापारी, लिपिक, दस्तकार, किसान, नाई, जुल्हा, सत्रवाहक, लुहार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, बढ़ई आदि इस वर्ग में रहते थे। मतलब वहाँ जो है कि देखा जाए तो विजयनगर में जो वहाँ लोग रहते थे उसको 4 वर्गों में बाँटा गया था, है ना? पहला जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य, ये 4 कैटेगरी को बाँटा गया था। अन्य राजाओं के समान साधारण लोगों के जीवन भी स्तर भी बहुत साधारण था। वे मिट्टी के फूस में बने मकानों में रहते थे। जो साधारण लोग थे इनके घरों में प्रवेश द्वार छोटे होते थे और ये साधारण कपड़े भी पहनते थे। पुरुष वर्ग कमर के ऊपर नंगे होते थे, है ना? और नंगे पैर भी चलते थे। विजयनगर में जो है स्त्री लोग कैसे रहती थी? तो विजयनगर में स्त्रियाँ का स्थिति निम्न थी। साधारण वर्ग की स्त्रियाँ गणिका तथा देवदासी से संबंधित कार्य करने होते थे। देवदासी या फिर तो गणिकाओं का जो है हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उनकी वर्ग पुरुष इनमें निकट संपर्क रखते थे। आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का विवेचना करना है। मनसबदारी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर ने स्थापित किया था। अकबर के शासनकाल तक मुगल क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए संगठित सेना की आवश्यकता की पूर्ति के कारण मनसबदारी जो थी व्यवस्था को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेना को संगठित कर, है ना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो था इसका मेन जो उद्देश्य था कि सेना को जो है सेना को संगठित कर कर विस्तार और उस पर नियंत्रण रखना। इस व्यवस्था में अकबर ने अपने अधिकारियों को जाति के आधार पर एक मनसब प्रदान किया था, है ना। जाति का आधार पर मनसब जो है मनसब को विभिन्न श्रेणी में बांटा था। श्रेणी के आधार पर प्रत्येक मनसब को सेना रखने का अधिकार दिया गया था। सेना के साथ पशु तथा गडरिया भी रखते थे, अधिकार भी मिल गया था। मनसबदारी जो था, मनसबदारी का क्षेत्र जो था उस अधिकारी को जागीर जैसा होता था, परंतु परंतु प्रत्येक मनसदवारी को सरकार की तरफ से श्रेणी का अनुरूप नकदी वेतन भी दिया जाता था। मनसबदारों को बादशाह उपहार पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता था। आगे आप लोग देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन को मूल्यांकन करना है। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन जो भी है उसको यहाँ आधुनिक भारत में उसको मूल्यांकन करना है कि आखिर क्या क्या जो है वो अच्छा मतलब इनके द्वारा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस तेजपुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलाता नहीं है, है ना। बचपन से ही ये मेधावी और गहन चिंतक छात्र थे। 14 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रामाबाई से हो गया था ना। और 1913 ईस्वी में अंबेडकर बदौड़ा, है ना, बड़ौदा होना चाहिए, नरेश बदौड़ा, है ना, नरेश की सहायता से अमेरिका चले गए हैं। 1915 में इन्होंने वहाँ से एमए की, है ना, डिग्री प्राप्त की है। और 1916 ईस्वी में इन्हें जो है पीएचडी की डिग्री भी सम्मानित किया गया। अपने ही देश लौटने पर इन्होंने 1920 ईस्वी को कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से मुकनन नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया जिसने सामाजिक विकृतियां पर करारा प्रहार किया। 1923 ईस्वी में से लेकर 1931 तक का समय में अंबेडकर के लिए कठोर संघर्ष और अभ्युदय का था। इसी के बीच वे दलित के नेता एवं प्रवक्ता के रूप में भी उभर कर सामने आए। इन्होंने जाकर गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अंग्रेज शासक के दलितों की गई और मांग भारतीय दलितों के इन्होंने कहा शिक्षित बनो।
संघर्ष करो, संगठित रहो। 1935 ईस्वी में इनकी धर्मपत्नी का भी देहांत हो जाता है। इसी साल इन्होंने धर्म परिवर्तन की भी घोषणा की। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा सिद्धांत महाविद्यालय एवं स्वतंत्र मजदूर की स्थापना भी की है। 1946 ईस्वी तक जो थे अम्बेडकर की हयाती देश में एक कोने से दूसरे कोने तक की गई और 1947 में इन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में इन्हें कानूनी मंत्री भी बनाया गया था। 21 अगस्त को 1950 को इन्होंने भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इन्हीं साल वे कोलंबो गए थे और दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास भी किया था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को ही इस मानव जो कहा है वो महापरिनिर्वाण हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है प्लासी का युद्ध जो है ना उसको बताना कि प्लासी का युद्ध में क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध के कारण और परिणाम को बताना है कि क्या कारण था कि प्लासी का युद्ध हुआ और इसका क्या परिणाम निकल के आया। तो प्लासी का युद्ध का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इस युद्ध के कारण अंग्रेज के लिए बंगाल पर विजय करना सरल हो गया। वैसे भी बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेज को इच्छा अनुसार काम करने लगा। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल के वास्तविकता शासक बन गया है ना। बंगाल जो था वास्तव में इस विजय के कारण अंग्रेज के लिए भारत पर विजय का द्वार भी खुल गए थे और बंगाल एक धनी प्राप्त है ना था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने वहां खूब धन कमाया और इस आय का कारण जो है वो कंपनी समृद्ध भी हो गया बनी और अधिक धन कारण कंपनी जो है शक्तिशाली सेना रखने का योग हुई और इसी सेना के बल पर उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति को भी नष्ट कर दिया तथा बाद में भारत के राजाओं को भी पराजित कर दिया। और स्पष्ट यह है कि प्लासी का युद्ध सफलता से अंग्रेज जो है अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए थे है ना। अगर प्लासी का युद्ध अगर नहीं अंग्रेज जीतते तो भारत में वो अपना शासन उतना स्थापित नहीं कर पाते। अब प्लासी के 3 कारण भी है ना। पहला कारण क्या है, प्लासी के युद्ध होने के कारण 3 कारण क्या है। तो उत्तराधिकार का विवाद, प्रारंभ में अंग्रेज ने बंगाल का उत्तराधिकारी विवाद का हस्तक्षेप किया था। उसने दीवान राजवल्लभ के परिवार को कोस को कलकत्ता में अपने संरक्षण में रखा। बाद में उन्होंने शौकत जंग का खुले आम समर्थन भी किया। उनका उद्देश्य बंगाल में ऐसा नवाबी गद्दी बैठाना था जिसका मतलब नियंत्रण हो, उस पर नियंत्रण हो। अंग्रेज द्वारा दस्तक पास का दुरुपयोग भी किया गया। कंपनी को बंगाल में मुगल सम्राट जो था, मुगल साम्राज्य का फरुखरसियर जो है चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकांश दिया था। लेकिन कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार में इन दस्तकों का दुरुपयोग किया गया। वह भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचते थे। अगला जो था कि काल कोठरी की घटना है ना। अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी के मंडंग घटना व्यापक प्रचार करके जो है नवाब को अत्याचारी और निर्दयी के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या है, रीजन। तो पहला कारण था कि क्रिप्स मिशन में निराशा। भारतीयों को मन में जो था यह बात बैठ गई था कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के एक चाल थी जो भारतीय को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन को असफलता के कारण उन्हें वापस बुला लिया था। दूसरा है बर्मा में भारतीयों का अत्याचार, है ना। बर्मा में भारतीयों पर क्या कर दिया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन जो है प्रारंभ करने का तीव्र भावना जागृत हुआ। तीसरा कारण जो था, तीसरा कारण है कि ब्रिटिश सरकार की घोषणा 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी किया और कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन का आवश्यकता हो गया। और दूसरा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा, है ना। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई का सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य था कि लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी जो है वो स्वतंत्रता का आत्मनिर्णय निर्णय जो है निर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता ना। ये सारा वजह था। तो ये आप लोग को खत्म हुआ इतिहास का सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो पहला था। अभी और भी आप लोग के लिए 3 सेट और आएगा, है ना, जिस बहुत टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल में बने रहिए।